नहीं चल रहा एयरटेल? कंप्लेन एयरटेल का 4 बार दर्ज किया, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लेन ही नहीं हो रहा। लास्ट टाइम में कौन सा थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सा? बाई फैक्टर हो चुका था, ट्राई फैक्टर करना था। तीसरे नंबर पे आते हैं, लिखेंगे ट्राई फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसे भी स्पीयरमैन ने ही दिया था, बाई फैक्टर और ट्राई फैक्टर दोनों एक ही आदमी दिए थे। इसको कहते हैं बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। ट्राई माने 3 होता है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। इसमें बुद्धि के 3 प्रकार जो वो बताए, वो इस प्रकार बताए कि हर एक व्यक्ति में ये दोनों क्वालिटी अवेलेबल होती है, जिसमें जी दोनों सेक्शन में कॉमन सा होता है। एक व्यक्ति में जी और एस दोनों क्वालिटी होती है, लेकिन जब दो लोगों के बीच तुलना कर रहे होते हैं तो ये जो जी लिखा हुआ है, जिसे हम जनरल कहते हैं, ये 2 अलग अलग लोगों में कॉमन होता है। और एस का मतलब जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है, वो 2 अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो 2 अलग अलग व्यक्ति में अगर कोई बुद्धि कॉमन हो सकती है तो केवल जी कारक कॉमन हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इंटेलिजेंस मैं भी पढ़ा रहा हूं, मेरी तरह सैकड़ों लोग पढ़ा रहे होंगे। इसका मतलब कि ये टॉपिक कॉमन है, जी है, लेकिन उस टीचर के पढ़ाने की क्वालिटी और दूसरे टीचर के पढ़ाने की क्वालिटी अपनी अपनी होती है, वो उनके एस फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो ए का अपना एस फैक्टर अलग है, बी कोई व्यक्ति है उसका अपना एस फैक्टर है, लेकिन दोनों में अगर कोई चीज कॉमन हो सकती है तो वो क्या होगा? जी। यानी बुद्धि सबके पास है, उतना काम सब कोई कर लेता है, लेकिन सबके करने के अपने अंदाज हैं। इसलिए जी को ट्रांसफरेबल माना जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और एस क्या होता है? नॉन ट्रांसफरेबल, इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो जी ट्रांसफरेबल है और एस नॉन ट्रांसफरेबल है। नंबर लेके एयरटेल वाले को भी कॉल कर दीजिए, एप्लीकेशन से नहीं हो रहा है उसका। कई बार किए, बोला कि सेम प्रॉब्लम आपका पहले दर्ज हो चुका है। इतना टाइम तक गायब नहीं रहता इंटरनेट, 1 हफ्ता हो गया। तो अब कारक कितने दिख रहे हैं? एस जी एस, ऐसा लग रहा है कि 3 कारक के बारे में बात हो रही है एक साथ। स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत में 2 बताया था, अपने ही सिद्धांत को इन्होंने चेंज कर दिया और कहा कि नहीं 2 से ज्यादा होते हैं 3, तो थोड़ा सा और थ्योरी डेवलप हुआ। अब इससे और आगे बढ़ेंगे तो और डेवलप मिलेगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। त्रिकारक है, यहां तंत्र आएगा ही नहीं, फैक्टर माने कारक होगा ना। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत बोलते हैं इसको। आगे देखेंगे, अगले सिद्धांत का नाम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपको अंदाजा है कि बुद्धि कितने प्रकार की हो सकती है? अभी तो 3 देखा, 3 के बाद 5-7 और लिखवाएंगे। कितने प्रकार हो सकते हैं मैक्सिमम? आज तक 9 प्रकार हो चुका है। किसी को पता है बुद्धि कितने प्रकार की मैक्सिमम हो सकती है? कितना प्रकार आपको पढ़ना समझना है?
8 प्रकार। और कोई बोली लगा रहे हैं? बुद्धि कितना मैक्सिमम हो सकता है? किसी नाम के साथ नहीं पूछ रहे। नाम के साथ पूछेंगे तो उसने जितना बताया उसी रह जाएगा। अगर स्पीयरमैन ने 3 बताया तो 3 थोड़ी है, 3 से आगे भी तो बढ़ा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? आज तक आप कितना जानते हैं? 180 प्रकार होते हैं बुद्धि के। मतलब गिनती समझ में, सोच में ना आए उतना ज्यादा होता है, लेकिन पता ही नहीं। क्योंकि हम तो बुद्धि पढ़ाई में ढूंढते हैं ना बच्चों को, मैथ आता है कि नहीं, फिजिक्स आ रहा है कि नहीं, केमिस्ट्री आता है कि नहीं, तब बुद्धि वाला कहलाएगा, अदरवाइज बुद्धि नहीं है। बुद्धि के 180 प्रकार होते हैं। ये पहले टीचर को समझाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, ताकि वो हर बच्चे में उसकी बुद्धि की तलाश कर सके कि किस चीज में वो बेस्ट है। स्कूल आने का मतलब पढ़ाई करना ही नहीं होता। स्कूल में बहुत तरह के डेवलपमेंट होते हैं, जिसको ऑल राउंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। बच्चा किसी फील्ड में तो अच्छा होगा। स्कूल का काम इतना ही है कि बच्चों के अंदर जो इनर एबिलिटी है उसकी तलाश करे और उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाए। लेकिन सबको घोड़े, गधे, बैल, सबको एक रेस में दौड़ाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़े लिखे आदमी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ नहीं करते, बाकी सबकी तरह कॉमन है। उसमें जो अलग है वही लाइफ में कुछ अलग करता है, जिसका पढ़ाई से बहुत ज्यादा रिलेशन ना हो, किसी और फील्ड में अच्छा हो। कोई भी फील्ड हो सकता है, अच्छा गाता हो, डांस करता हो, भाला फेंकता हो, गोला फेंकता हो, फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, कहीं तो बेस्ट होगा। बस उस एक चीज की तलाश करनी होती है बच्चे के पीछे घूम के, कहाँ बेस्ट है। जूडो में बेस्ट है, कराटे में है, स्विमिंग अच्छा करता है। आखिर करता क्या है ये, कौन सा चीज इसको पसंद है? लेकिन उसकी एबिलिटी जाने बिना हम उसे पढ़वाते हैं। मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, और बच्चा पागल हुए रहता है, ये सब समझ में नहीं आता। तो बुद्धि 8-9 नहीं होते, बहुत होते हैं, बहुत गिनती में। तो ग्रुप फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। इसका कॉन्सेप्ट किसी और आदमी ने दिया था और इसकी थ्योरी किसी और आदमी ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत बुद्धि का, इसका कॉन्सेप्ट दिया था बर्ट ने। बर्ट ने आइडिया दिया कि बुद्धि ज्यादा भी हो सकता है, समूह में हो सकते हैं। और इस सिद्धांत को जिसने दिया उसका नाम था थर्स्टन। जिसने इस सिद्धांत को दिया उसका नाम थर्स्टन था। तो ग्रुप फैक्टर में 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, आपको बिना समझे जाने झट से आंसर नहीं करना है। तो ग्रुप फैक्टर थियोरी देखे और थर्स्टन आंसर करके चले गए, बाद में आगे देखे तो लिखा था कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो कई बार एग्जाम हॉल में प्रश्न आते हुए गलत हो जा रहा है। जब तक आप देख न ले कि कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि थ्योरी पूछी जा रही है, तब तक आप अपना आंसर नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट सवाल से ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो थ्योरी इसने दिया, लेकिन इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अलग आदमी आएगा। हाँ, समूह कारक सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए थे। सेवन टाइप्स। बुद्धि के 7 प्रकार बताए। सबसे पहले बताया वर्बल इंटेलिजेंस। वर्ड एसोसिएशन इंटेलिजेंस, सेमेंटिक इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग इंटेलिजेंस, मेमोरी इंटेलिजेंस, और अंत में आता है परसेप्शन। इन्होंने बुद्धि के कुल 7 प्रकार बताए थे।
हिंदी के लिए जगह छोड़ते चलिएगा जिनको हिंदी में भी लिखना है। हो गए। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक बुद्धि। वर्बल को हिंदी में लिख लेंगे शाब्दिक बुद्धि। शब्द होता है ना, शब्द, उसी से शाब्दिक बनता है, शाब्दिक बुद्धि। दूसरा शब्द संग्रह बुद्धि, वर्ड एसोसिएशन, शब्द संग्रह बुद्धि। नेक्स्ट अर्थगत बुद्धि, अर्थगत, अर्थगत बुद्धि। उसके बाद लिखेंगे आंकिक बुद्धि, आंकिक, न्यूमेरिकल, आंकिक बुद्धि, अंकों से जो बना हो, नंबर से, आंकिक बुद्धि। रीजनिंग को बोलते हैं तार्किक बुद्धि, तार्किक। ये सब शब्द सुने नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं आज। तार्किक बुद्धि, मेमोरी माने स्मृति बुद्धि। हाँ, अब इसमें सोच रहे होंगे बहुत आसान सा कोई शब्द लिखा तो कोई फायदा नहीं है। सीटेट में जैसे शब्द आते हैं वैसे लिखे, टफ वर्ड्स। मेमोरी मतलब स्मृति बुद्धि, स्मृति माने याद करना, स्मरण करना, रटना। सातवां है परसेप्शन यानी प्रत्यानयन, ये नहीं सुने होंगे आज तक, प्रत्यानयन। इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना है, कारण यह है कि इसके बाद जब आगे पढ़ेंगे 9 प्रकार, उसमें सारे नाम मिला जुला के हैं, तो डिटेल्स को थोड़ा आगे लिखेंगे। जितना एक्स्ट्रा आगे पढ़ते जा रहे हैं लोग, पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। वर्बल का मतलब है जिस आदमी में बोलने की बहुत अच्छी योग्यता हो। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं बोलता बहुत अच्छा है, तो जिस व्यक्ति में बोलने की अच्छी योग्यता हो और अपने बोलने या वर्बल एबिलिटी की वजह से ही उसकी अर्निंग होती है, पैसे कमाते हो, तो कहते हैं कि उसमें वर्बल इंटेलिजेंस है। थर्स्टन ने दिया, हाँ 7 प्रकार है, तो दूसरा नाम है जितने आदमी उतने नाम उतने प्रकार। आप लोग किताब में 2 ही 3 देखते होंगे ना, इतना डिटेल थोड़ी मिलता है किताबों में जितना समझ पाएंगे। ज्यादातर वही एक देता ही है कि उसी में से एग्जाम में आता है। हाँ, तो ये जब पढ़ेंगे डिटेल्स तब पता चलता है। अभी तो और भी थ्योरी है, अभी आपको थॉर्नडाइक का पढ़ना है, कैटल का थ्योरी पढ़ना है, तो ये बेसिक होंगे। उसके बाद स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है, ये इसी में आता है इंटेलिजेंस में। तो कई सारे नाम है जिसको एक एक करके पढ़ते समझते चलना है। अभी हम लोग इसमें है, इसकी बात कर रहे हैं। वर्बल का मतलब बोलने की अच्छी योग्यता हो। जैसे एंकर को देखते हैं, टीवी में एंकर बोलते रहता है ना, बोलने का पैसा मिलता है उसको, उसी से पैसा कमा रहा है वो। कुछ लोग होते हैं किसी प्रोग्राम में होस्ट करते हैं या एंकरिंग करने का काम करते हैं, उसका पेमेंट लेते हैं। जितनी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े वो लगते हैं, तो कभी देखते हैं करण जौहर को बुलाया जाता है, कभी शाहरुख खान, कभी कोई और। उतना देर आके अनाउंस करने, सब चीजों को, प्रोग्राम को कराने का करोड़ों रुपया लेते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उसमें वर्बल इंटेलिजेंस, बोलने की बहुत अच्छी योग्यता है, बोलते बहुत अच्छा है।
कई तरह के प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। तो जैसे कोई एंकर हो सकता है, टीवी का एडिटर, न्यूज एंकर, कोई भी आदमी आ सकता है इसमें, जिसको लगता है बोलता बहुत अच्छा है। वर्ड एसोसिएशन मतलब शब्द का संग्रह। जिस आदमी में शब्दों का अच्छा संग्रह होता है वो राइटर या कवि बन जाता है। शब्द मेरे पास भंडार बहुत अच्छे हैं और मैं उसको पिरो के कुछ बनाना चाहूँ, कुछ लिखना चाहूँ, तो या तो मैं कोई राइटर कहलाऊंगा, या अगर पोएट्री करता हूँ तो पोएट कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास शब्द भंडार बहुत है। हर आदमी हर कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन इन लोगों में वर्ड एसोसिएट करने की योग्यता बहुत जबरदस्त होती है कि शब्दों को पिरोकर उसे किसी नए अंदाज में प्रस्तुत करना। जैसे कोई शायर, दिन भर वही शब्द हम भी सुनते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन उसके बोलने के अंदाज और शब्दों को पिरोने का अंदाज अलग होता है। सुन के अच्छा लगता है, लगता है कितना शायराना अंदाज में बोला, कितना अच्छा पोएट्री के तौर पे लिख के दिया, गजल लिखा। इसका मतलब शब्द को संग्रह करने की बहुत अच्छी क्षमता है उसमें। तो राइटर हो सकता है या पोएट हो सकते हैं। सिमेंटिक मतलब अर्थगत, जिसमें किसी शब्द या बात के अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता हो, भाषा से संबंधित है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बातों को कई अर्थों में व्यक्त कर सकता है तो कहते हैं उसमें सिमेंटिक इंटेलिजेंस है। न्यूमेरिकल मतलब जिसमें अंकों की योग्यता हो, मतलब गणित की अच्छी योग्यता हो, जोड़ घटाव गुना भाग कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता हो, मैथ्स में बहुत अच्छा हो, तो कहते हैं उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी, किसी आदमी में तर्क करने की बहुत अच्छी क्षमता है। तो ऐसे तर्क करने वाले लोगों को कई बार न्यूज चैनल में बुला के एनालिस्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं कि ये जो नई पॉलिसी आई है इस पर आपकी क्या राय है, तो वो उसका कारण तर्क वितर्क देते हैं, अच्छे अच्छे रीजन देते हैं। कुछ लोग उसके विरोध में रीजन प्रस्तुत करते हैं कि सही नहीं है। इसमें ज्यादातर न्यूज एनालिस्ट आ जाते हैं, कुछ आदमी को बुला के न्यूज में और चर्चा कराई जाती है, वो आ सकते हैं। दूसरा हो सकता है वकील, इससे बढ़िया तर्क कोई नहीं करता, वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकता है, इतना तर्क उसके पास है। और तीसरा होता है जज, जो तर्क के आधार पर ही किसी डिसीजन पर पहुंचता है। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी रीजनिंग एबिलिटी की वजह से अपने किसी पोजीशन को प्राप्त किए हुए। इसके बाद आता है मेमोरी, रटने की बहुत अच्छी क्षमता। मैं अक्सर पंडित जी लोगों को यह देखता हूं कि किसी मंत्र उच्चारण या चीजों को पढ़ने के लिए उनको किताब की जरूरत नहीं पड़ती, सब यहां है, बोलते रहते हैं, मंत्रों को उच्चारित करते रहते हैं, दिन भर मंत्र बोल सकते हैं, सब याद है, रट्टा मार के बैठे हुए हैं। वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं हाफिज, पूरा कुरान रट के बैठा हुआ। आपको मतलब क्या कहें, 10-12 घंटों में लगातार कुरान के 30 पारा को लगातार बैठ के आपको सुना देगा। आप सुनने की क्षमता रखिए, 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, जितना देर आप बैठ सकते हैं उतना देर में आपको पूरा कुरान सुना सकता है, इतना रट के बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों में मेमोरी उसका बहुत अच्छा, कहते हैं ना, रट जाता है, कुछ भी दो रट के बैठ जाएगा। तो पंडित जी हो, हाफिज हो, या कोई किसी बच्चे में चीजों को रट जाने की क्षमता है तो उसे मेमोरी इंटेलिजेंस के अंतर्गत लाते हैं। इसके बाद है परसेप्शन। परसेप्शन का अर्थ होता है किसी चीज को आपका देखने का नजरिया, आप उसे किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचकर, आपका नज़रिया आपका परसेप्शन कहलाता है। और हर आदमी का परसेप्शन एक ही वस्तु को लेकर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि इस कमरे में मान लीजिए कि अंधेरा हो और इस तरह का कोई वायर लटका हो और लटक के ऐसे हिल रहा हो हवा से, अंधेरा हो, आपको अचानक नजर पड़ती है तो कुछ लोगों को देखते लगेगा सांप लटका हुआ है, कुछ लोगों को देख के कुछ और लगता है, कुछ लोगों को रस्सी लगता है, कुछ लोगों को कोई क्या बोलते हैं वो जूट वूट वाली कोई चीज या लकड़ी का कोई सामान लग सकता है। हर आदमी जो इसको देखेगा उसका अपना परसेप्शन होगा कि हम उसे किस नजर से देख रहे हैं। तो परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अलग अलग होते हैं, इसलिए यह बुद्धि के प्रकार में आता है कि किसी एक ही विषय वस्तु को लेकर हर आदमी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, यह उसकी बुद्धि को बताता है। इस परसेप्शन को चेक करने के लिए यूपीएससी तक में सवाल किए जाते हैं कि आपका परसेप्शन इंटेलिजेंस कैसा है, सोचने समझने का। वो पूछते हैं कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं और आपको रात को 1-1:30 बजे के आसपास अचानक रात में कॉल आता है कि सर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आइए। तो भाई जिले का अधिकारी है, उसके जिले में कोई घटना होगी पहले उसी को कॉल आएगा। इस तरह की घटना है, घटना पर उसने उठा और उठने के बाद क्या करेगा,
एक्सीडेंट पर क्या काम करेगा वो, सबसे पहले कहाँ कॉल करेगा? एक्सीडेंट हुआ तो लोग घायल होंगे, इस तरह का सोच के सबसे पहले उसने कहाँ कॉल किया? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की इस तरह की घटना यहाँ हुई है, आप हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को लेकर वहाँ पहुँचिए। और भी कई लोगों को जो उस तरह के मदद करने वाले एनडीआरएफ टाइप के टीम होते हैं उनको कॉल कर दिया कि एक्सीडेंट है, ट्रेन का है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। यही लग रहा है ना कि ऐसा उसने किया होगा, लेकिन उसने सबसे पहले ही गलती कर दी। उसको उठते सबसे पहले ये कॉल नहीं करना चाहिए। उसका परसेप्शन पहले ये कहता है, एक आईएएस अधिकारी होने के नाते किसी भी डिसीजन को मुंह से निकालने से पहले 2 बार दिमाग में सोचना है, क्योंकि उस दिन तो हो जाएगी, अगले दिन इज्जत की किरकिरी हो जाएगी। जब उसने फ़ोन किया कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि ट्रेन मालगाड़ी है कि पैसेंजर गाड़ी है, आदमी को ढोने वाला है कि सामान का ढोने वाला है? ट्रेन तो दोनों है। कौन से ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है? तो सर मालगाड़ी का। तो हॉस्पिटल में फ़ोन करके क्या करेंगे? और मान लीजिए कि मालगाड़ी गिरी है, ये जाने बिना हॉस्पिटल वाले को कॉल कर दिया, सारे लोगों को जमा कर लिया, मीडिया आ गई, अगर इसको आईएएस अधिकारी कौन बनाया? सुन के कैसा लगेगा? परसेप्शन, आपको चीज़ें आगे की सोचनी है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उस एक घटना से रिलेटेड और कौन कौन सी बात हो सकती है। तो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप जब तक पुख्ता किसी चीज़ की जानकारी न ले ले, अपने दिमाग से कुछ भी डिसीजन फटफट मत लीजिए, सोचिए। देखते हैं ऑफिसर के यहाँ फाइल कई दिन से पड़ा रहता है, साइन नहीं करता है। कहता है जब तक इसको पूरा समझ न ले कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, साइन नहीं होगा, यही रखा रहेगा। रोज उसके कर्मचारी आके पूछ के जाते हैं, सर वो फाइल साइन हो गया क्या? अभी नहीं हुआ है, पूरा नहीं पढ़े, टाइम नहीं मिला। रोज आता है, रोज वापस जाता है, जब तक फाइल पूरा पढ़ नहीं लेंगे, उसके नुकसान और उसके फायदे दोनों को न जान ले, तब तक साइन नहीं करेंगे। तो किसी एक ही वस्तु के बारे में सामने वाले व्यक्ति की राय यह है कि बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से करके दे दिया जाए, और मैं वहाँ बैठा हूँगा तो कहूँगा नहीं, मेरी राय में यह है कि मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को जान लूँ, तब डिसीजन लूँ। तो मेरा परसेप्शन और उस व्यक्ति के परसेप्शन में अंतर है, ये होती है बुद्धि के आधार पर। तो हर व्यक्ति के सोचने का अपना एक तरीका है, उसी के आधार पर वो सोचता है, वो समझता है, और सोच और समझ से ही सब कुछ जारी होता है। परसेप्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हुए कुल 7 प्रकार, जिसके बेसिक बातें आपने समझा और जाना कि किसमें किस प्रकार की बुद्धि आती है। अब आगे बढ़ेंगे। टॉपिक लिखेंगे मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसे दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अमेरिका के रहने वाले थे। इसको हिंदी में लिखेंगे बहुकारक सिद्धांत। जो हिंदी बता रहे हैं वही लिखिएगा, अपनी तरफ से बदले कि नंबर फिर चले जाएंगे, क्योंकि सिद्धांत के नाम भी पूछे जाते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए, और ये जो 9 प्रकार अभी पढ़ेंगे, इसमें जो एग्जाम्पल बताएंगे वो लिखना है। यानी कि जब एक पॉइंट उतारिएगा तो उसके नीचे 3 लाइन छोड़ दीजिएगा एग्जाम्पल लिखने के लिए, नहीं तो बाद में एग्जाम्पल हटेगा नहीं। हाँ, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। इसमें सबसे पहला लिखेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस।
लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। जहाँ दो डॉट दिए जा रहे हैं वो समझ आएगा, वहाँ इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये बुद्धि के कुल 9 प्रकार हुए। किताबों में कहीं कहीं 7 प्रकार, कहीं 8 प्रकार देता है, लेकिन होते हैं कुल 9 प्रकार। हो गए। सबके बाद दो दो तीन तीन लाइन छोड़े हैं ना कम से कम। हिंदी लिखे। लिंग्विस्टिक को बोलते हैं भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि। स्पेलिंग देखिए। इंटर है वो इंट्रा है। अंदर और बाहर नहीं होता है। लिखिए। भाषाई बुद्धि हो गया। दूसरा लिखेंगे सांगीतिक बुद्धि। संगीत से संबंधित है। सांगीतिक बुद्धि। तीसरे में लिखेंगे अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक। चौथा है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। के बाद अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। हिंदी लिखने में बड़ी समस्या है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गया। ऐसे लिखेंगे वैयक्तिक। व्यक्ति मत लिख लीजिएगा, वैयक्तिक ऐसे पढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद लिखेंगे अंतरावैयक्तिक बुद्धि।
अंतरा, या इसको अंतरा ना लिख के कई जगह अंतःवैक्तिक भी लिखा जाता है। इसके दो नाम हैं, अंतरावैक्तिक भी आता है और अंतःवैक्तिक भी आता है। अंतःवैक्तिक बुद्धि। इसके बाद है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, गति, गति के बाद क लगा लीजिए, शारीरिक गतिक बुद्धि। नेक्स्ट, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि। नेक्स्ट, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। कितने हो गए? 9। अब एग्जाम्पल लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? तो भाषा वाले लोग क्या क्या बन सकते हैं? उसमें लिखेंगे न्यूज एंकर, एग्जाम्पल लिखिए। भाषा वाले में एग्जाम्पल लिखेंगे न्यूज एंकर। न्यूज एंकर को न्यूज एंकर ही कहते हैं हिंदी में, कुछ और नाम थोड़ी होता है। जो न्यूज बैठ के पढ़ता है उसको न्यूज एंकर कहते हैं। उसकी भाषा अच्छी होती है तो न्यूज में नौकरी मिलेगी, बोलने सही से नहीं आता तो नहीं मिलेगी। न्यूज एंकर हो गए। प्रोग्राम में जो होस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एंकर। प्रोग्राम एंकर, प्रोग्राम एंकर। दूसरा एग्जाम्पल उसी में लिखिए। वकील का मतलब बोलना नहीं होता है, तर्क देना। तर्क, वकील कुछ भी नहीं ना बोलता है, वो किसी बात पर तर्क देता है, तो कुछ भी बोलने वाले को तर्क देता है। अब न्यूज एंकर और वकील में फर्क नहीं होता, बहुत फर्क होता है। कमेंटेटर, जो कमेंट्री करता है। इन सब लोगों में भाषागत बुद्धि पाई जाती है, यानी भाषा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की बुद्धि होती है। नेक्स्ट, दूसरा कौन सा? म्यूजिकल। म्यूजिकल में ऐसे समझना है कि चाहे वो गाने वाला हो चाहे बजाने वाला हो, दोनों आते हैं। तो नाम कौन कौन से लिखेगा? जो गाती हो तो लता मंगेशकर का नाम लिख सकते हैं, और अपने फेवरेट सिंगर का नाम लिख सकते हैं। कोई भी एक दो नाम लिख लीजिए जो आपको पसंद हो। म्यूजिक जो तैयार करता है उसका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे म्यूजिक कंपोजर कौन कौन है? AR रहमान है, हिमेश रेशमिया है, ये सब लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं, सब में म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। उसके लिए उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है सब्जेक्ट, वो अपने फील्ड में ही बेस्ड है। AR रहमान, हिमेश रेशमिया। पिछले क्लास में था, लोग स्टूडेंट से पूछे कि कोई फेवरेट सिंगर का नाम बताइए, तो एक लड़के ने कहा था रानू मंडल। उसके फेवरेट सिंगर के बारे में सुन के बाकी लोग हंस रहे थे। भाई वो भी तो अच्छा गाती है, चाहे जैसे भी गाए।
बच्चों के बारे में सवाल एकदम ऐसे ही किया जाता है कि कोई बच्चा कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर के कीबोर्ड से कोई कोई बटन दबाकर कोई साउंड क्रिएट कर रहा है, उसमें कौन सी बुद्धि? कुछ बच्चे बैठ के तबला बजाते हैं, वही बेंच पे तबला बजा रहे हैं, कौन सी बुद्धि है? हाँ, समझ जाना होगा कि उसमें संगीत या ध्वनि से जुड़ी हुई बात है। तो क्वेश्चन पढ़ के बहुत ध्यान से समझिएगा कि उसमें किस तरह की बुद्धि आ रही है। तीसरा, स्थानिक बुद्धि में आता है कोई मूर्तिकार, लिख लीजिए, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार, पायलट, जो जहाज उड़ाता है वो पायलट, अरे पायलट जहाज जो उड़ाता है उसको लिख लीजिए। तीसरा, कैसे आएगा? उसके अलावा कोई बुद्धि दूसरे उसमें लग रहा है क्या? आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्ट भी लिख लेते हैं। आर्किटेक्ट लिख लीजिए। जो पानी का जहाज चलाता है उसको भी कैप्टन कहते हैं, कैप्टन, नेवी कैप्टन लिख लीजिएगा, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। समझाते हैं कैसे। नेवी कैप्टन हो गया। वो जो डॉक्टर चीड़ फाड़ करता है उसको क्या बोलते हैं? सर्जन भी इसी में आएगा, सर्जन डॉक्टर, सामान्य डॉक्टर नहीं, सर्जन डॉक्टर, जिसको हिंदी में शायद शल्य चिकित्सक कहते हैं, चीड़ फाड़, शल्य, चीड़ फाड़ करने वाला डॉक्टर, इतना ही समझिए, काफी है आपके लिए। मतलब बॉडी को फाड़ के ऑर्गन्स को ठीक ठाक करने का काम वही करते हैं, सब कोई नहीं करता। तो इसलिए डॉक्टर के नाम के बगल में अगर सर्जन लिखा हो तो उसके लिए, हाँ, ऊपर वाला कैप्टन की नीचे वाला? नीचे वाला कैप्टन का पूछ रहे हैं, पानी जहाज का। समुद्र के बीचों बीच दिशा और रास्ता कैसे पता चलता है? हम तो जाए तो हमको कभी पता ना चले कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं। स्थान विशेष की समझ वही रखता है कैप्टन। जहाज को इतने डिग्री पर मोड़ो, इस दिशा में जाना है, वहां पहुंचाना है। मतलब समुद्र में जितने मील देख सकते हैं पानी ही पानी नजर आती है, कहाँ से देखेंगे? तो वैसी बुद्धि जिसमें होगी, जो वो सीखेगा वही तो जा सकता है वहां। हमारे और आपके अंदर नहीं है, तो हम लोग क्लासरूम में बैठे। जिसके अंदर वो बुद्धि है, हवाई जहाज आसमान में 38-40 हजार फीट के ऊपर उड़ रहा है, वहां से रास्ता नजर आता है किस तरफ जा रहे हैं। स्थान विशेष की समझ, सब कुछ मैपिंग पर आधारित होता है। तो उसमें तो वो बुद्धि है, तभी तो स्थान विशेष को समझने की बुद्धि। अपने से लिख के नंबर थोड़ी दे देना है, मत लिखिएगा कभी भी भाषाई बुद्धि में वकील। वो मैथमेटिकल और लॉजिकल में आता है, बीच में नहीं आएगा कहीं भी। मैथमेटिक के बगल में लॉजिकल लिखा है, इसीलिए वहां आएगा। बिना लॉजिक का वकील नहीं होता। कुछ दिन पहले वकील पर आधारित अक्षय कुमार का कोई पिक्चर आया था। शुरू शुरू में तो पता नहीं चला, लगा बहुत सिंपल सा पिक्चर होगा, बाद में बोला देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, वकील वकील। हाँ LLB करके कुछ था, जॉन जॉली LLB। उसमें वो दिखा दिया कि एक आदमी जिसका नाम किसी कागज और इस पर नहीं था, इसलिए लोग उसके धन दौलत को हड़पने पे लगे हुए थे। उसके सारे पटीदार जो लोग होते हैं, उसके जानने वाले, वो सब उसका धन हड़प लेना चाहते थे। चूंकि किसी भी प्रॉपर्टी पर उसका कोई नाम नहीं था, और नाम था भी तो वो साबित भी कर सकता कि ये नाम मेरा है, क्योंकि उसके पास ना आधार कार्ड था, ना अपना कोई पैन कार्ड, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं था जिस पर उसका नाम लिखा हो। तो वो अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पर क्लेम भी नहीं कर सकता था कि मेरा है। तो ये केस आया वकील साहब के पास। तो क्या हुआ, उसने पैसे वैसे देके उसके लड़ने को ये कर दिया। जज के यहाँ गया और जज के पास उल्टा पुल्टा लॉजिक देके जज को परेशान कर दिया। पता नहीं क्या कि जब जज ने कहा कि ऐसे केस को खारिज करो, हटाओ इसको, भगाओ यहाँ से, तो हाथ पर जोड़ने लगा, हुजूर पैसा ले लिए है। एक वकील पैसा रिटर्न करेगा, अच्छा नहीं, ये केस को कुछ भी कीजिए आप
कर दीजिए, कुछ आपको भी चाहिए तो बताइए। ऐसा करके जज को गुस्सा दिला दिया। गुस्सा दिलाते ही जज ने कहा कि इसको 2 दिन का कैद मिलेगा। बोले इसने ऐसे वकील को खड़ा किया, उसका 2 दिन का कैद और उसको 50 रुपये जुर्माना। उस जमाने की पिक्चर हो तो 50-100 रुपये जुर्माना उस समय शायद ज़्यादा होता था एक किस्म। तो बोला उस आदमी को 100 रुपये जुर्माना और जेल। तो जिसने पैसा वैसा लेके उनका काम करने के लिए बुलाया तो आदमी आया तो कहा कि तुमने तो बर्बाद कर दिया, वकील कैसे हो तुम? एक तो केस भी नहीं लड़ पाए, उसको साबित भी नहीं कर पाए और उसको जेल भी 2 दिन का अलग से करवा दिया। इतना खराब वकील नहीं देखा। वो बोला कि जेल तो मैंने जानबूझ के कराया। पूछा क्यों? बोला कि जज लिख के नहीं ना देगा कि आदमी इस नाम का है। अब वो जेल जाएगा और जेल जाते ही सबसे पहले एक कागज बनेगा और कागज पे पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। जो नाम लिख दिया सरकारी नाम हो गया उसी दिन से। तो बोला सरकारी कागज बन गया उसका। तो वकील के पास दिमाग बहुत होता है, लॉजिक बहुत सारे होते हैं। हमको लगता है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसने उसी के साथ वो काम कर दिया और जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, उसने हाथ जोड़कर वकील से नमस्कार किया, कहा कि बहुत सही लॉजिक लगाया है, अब मेरा नाम किसी कागज़ पे सरकारी पे आ जाएगा और मैं गाँव जाकर अपनी ज़मीन को क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरा नाम है। 2 दिन बाद जाऊँगा, क्या प्रॉब्लम है? तो लॉजिक इसको कहते हैं। सारी दुनिया को लग रहा था कि इसको पैसा ले लिया, उसको जेल भी करवा दिया, लेकिन जाने अनजाने में उसका काम हो गया उसी बात पे। और जज को भी पता नहीं चला कि गुस्से में क्या डिसीजन ले रहे हैं। इतना तंग कर दिया जज को कि पैसा ले लिए, कुछ आप भी ले लीजिए, बूढ़ा आदमी है, देखिए गरीब आदमी है, कर करके उसको परेशान कर दिया। तो वो दूसरी बुद्धि की बात कर रहे थे। हम लोग कौन से हैं? स्पेशियल। स्थान विशेष की समझ, दिशा और सड़क नहीं दिख रहे हो फिर भी हमें पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो स्थानिक बुद्धि वाले लोग होते हैं। इसमें मूर्तिकार भी आ जाएंगे, शल्य चिकित्सक वगैरह का नाम आपने लिख लिया, 4-5 नाम हो गए ना। चलिए आगे बढ़िए। लॉजिकल और मैथमेटिकल में, मैथमेटिकल में लिखेंगे इंजीनियर बनते हैं वो लोग, मैथमेटिकल वाले लोग। हाँ, इंजीनियर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो जाएंगे, गणितज्ञ भी होंगे, गणितज्ञ मैथमेटिशियन भी बन जाते हैं। उसके बाद उसी में आगे रीजनिंग है, इसलिए वकील और जज भी लिख लेंगे। कॉमा दे दे के लिखते जाइए, वकील, जज, इन दोनों में रीजनिंग एबिलिटी है। तो जो 4 नाम लिखे हैं वो गणित की क्षमता में नहीं आता। अरे एक साथ 2 नाम है तो दोनों के एग्जाम्पल एक ही में लिखेंगे। मैथमेटिक का 4 बता दिया, एंड करके जो आगे है तो 2 नाम उसका लिख लीजिए, वकील और जज, तो हो गए। अब वकील को ढूंढिएगा कि गणित आना चाहिए तो नहीं है, वो रीजनिंग में आ गया। एक ही लाइन में दोनों नाम है तो दोनों के एग्जाम्पल लिखिए। तो रीजनिंग एबिलिटी में जज और वकील मुख्यतः आते हैं। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल, मतलब कोई एक आदमी जिसका सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध रहता हो, सबके साथ मिले जुले होने की बात करता हो, किसी से कोई बैर नहीं है, तो उसको कहते हैं इसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे एक आदमी का सबके साथ अच्छा संबंध, कैसे पता चलेगा कि आप कैसे हैं? आपको कैसे पता कि आप इंटर में आते हैं कि इंटर में आते हैं? आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, उससे इंटरपर्सनल बनते हैं। आप अकेले क्या है उस बात से कोई मतलब नहीं, आपके अंदर क्या है वो भी मतलब है। एक व्यक्ति जिसका दूसरों से काफी अच्छे संबंध हो और उसी की वजह से, उस एबिलिटी की वजह से उसकी इंटेलिजेंस झलकती हो, तो उसमें इंटरपर्सनल होता है। जैसे पहला लिखेंगे टीचर, उसका अकेले कोई वैल्यू नहीं होता है बिना एक्सपीरियंस के। टीचर अकेले क्लासरूम में क्या करेगा बिना छात्र का? कम्युनिकेट करने के लिए आदमी चाहिए, तो वो इसका मतलब है कि वो दूसरे सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, व्यवहार में रहता है, इसलिए टीचर इसमें आएगा। दूसरा, डॉक्टर, जिसके घर के आगे या क्लिनिक पर लंबी लाइन लगती है 2 मिनट बातचीत करने के लिए, प्रॉब्लम बताने के लिए, और एक डॉक्टर हर तरह के पेशेंट से बात करता है, उसको एलर्जी नहीं है, सबके साथ उसके अच्छे व्यवहार है, डॉक्टर आ जाएंगे। तीसरा, सेल्समैन,
कर रहे हैं। सर सहयोग कीजिए प्लीज। इधर से गाली पे गाली दिए जा रहा है, फिर भी वो शांति से सुनते हैं। फोन नहीं काटते वो लोग, क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट करने का ही उसको ट्रेनिंग दिया गया है कि आप लोगों से अच्छे से बातचीत कीजिए। क्या समझते हो? और कई बार ऐसा दिया जाता है कि एकदम कस्टमर गाली दिए जा रहा है, कस्टमर के सर प्लीज आप 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए, आप बताइए तो सही क्या हुआ है। मेरी पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, अगर मैं आपकी समस्या हल ना कर पाऊँ तो मुझे बताइए। कुछ तो कस्टमर केयर वाले ऐसे होते हैं कि एकदम मुंह बंद करा देते हैं कस्टमर का, अजीबोगरीब। जैसे होता नहीं है, कोई कस्टमर ऐसा होता है कस्टमर केयर में फोन करके मतलब गाली से ही बातचीत शुरू करता है। तो किसी आदमी ने उसका नंबर डिटेक्ट कर लिया था। अब एक बार फोन आया तो किसी लड़की को उसने थमा दिया कि लो तुम बात करो इससे और बोलो कि इसकी क्या समस्या है। समस्या नहीं बताता, खाली गाली देता है। बोलता है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है, मैंने ये लेके वो गलती है, खूब गाली। उसने फोन किया और गाली देना शुरू किया। इधर से लड़की लड़की थी कोई, हेलो बोली, हेलो सर वो सुन नहीं रहा था, तो एक ही बार बोली आई लव यू। अब वो एकदम चुप, सन क्या हो गया, क्या सुन लिया मैंने। 2 मिनट तक वो चुप रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। जब वो एकदम चुप हो गया तो बोली हाँ सर बताइए आपकी समस्या क्या है। तो उन लोगों को सामने वाले व्यक्ति से कैसे बातचीत करना है, हर एक टर्म की ट्रेनिंग होती है। किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन जब वो बेचते हैं या चीज करते हैं तो उसके लिए भी उनकी ट्रेनिंग है। आप बताइए तो सही आपको क्या चाहिए। हमारी कंपनी के पास हर चीज अवेलेबल है। दोस्तों बात है कस्टमर केयर, बातचीत करने का इतना बेहतरीन अंदाज कि हर आदमी मतलब एक बार हो ही जाता है कि इसको कैसे बोले, इतना मीठा बोल रहा है कि इसको गाली कैसे दे। सब सोच के रह देते, कहते चलिए दिमाग तो मेरा वैसे ही खराब है, फोन रख दीजिए आप। फोन उठाओ और कहो कि ये समस्या है तो कस्टमर केयर वाले पहले यही कहते हैं, असुविधा के लिए खेद है, माफी चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो गया। मैंने पहले ही आपसे माफी मांग लेगा कि आपके साथ जो हुआ है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं, अब क्या बोलिएगा। तो सभी आदमी तो उसी वक्त चुप हो जाता है और समस्या बताता है। और जो थोड़ा सा उखड़े हुए रहते हैं उनका कभी कभी सुनिए, एक से एक बताते हैं। तो कितने नाम लिखे, सेल्समैन का भी इसमें आ गया, कस्टमर केयर भी आ गए। सबसे प्रमुख तो लिखा ही नहीं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे नेताजी बस बोलते ही हैं सोसाइटी के लिए ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो नेताजी में इंटरपर्सनल स्किल है, हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं चुनाव के टाइम पे और अपना काम निकाल लेते हैं। अब फिर 5 साल बाद मुलाकात होगी, लोग मिलने जाता है तो पूछते हैं ये कौन है। जब आदमी को अपने वोटर्स के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कौन है तो दुनिया को क्या जानेगा। आपके क्षेत्र के हैं, आप किस क्षेत्र में आते हैं, आपके अंदर कितने गांव है ये तक पता नहीं है और आप नेता बन चुके हैं। जब वो जाके बताता है कि फलाने जिले के फलाना गांव से आया तो बोलता चेक करो तो मेरे में आता है कि नहीं आता है, मेरे जुरिस्डिक्शन में। तो उनका पीए होता है तो बताता है सर आप ही के क्षेत्र में आता है, ये सब आपके वोट ओ आई जाएगी, बताइए क्या समस्या। अब हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी ये समस्या इतने दिनों में दूर हो जाएगी। वो दिन क्या, जितना दिन बोला रहता है उतना महीना गुजर जाता है, फिर उतना साल गुजर जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। तो क्या करना है, बस नेता की मीठी मीठी बातें सुनना है और सुन के पिघल जाना है और पिघल के काम करना है। कुछ दिन पहले शाहरुख खान की भी पिक्चर आई थी, उसने बोला कि इस बार अगर किसी ने वोट दिया ऐसा फलाना के चाचा उनके मामा हमारे धर्म हमारी जाति तो मरो तुम लोग। हर एक नेता को जिस गांव से हम चुन के भेजते हैं हमें सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए, वो मेरे लिए क्या काम करे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस नेता से हमें कोई मतलब नहीं है, ना उसे हम डायरेक्ट चुनते हैं। हमने जिसको चुन के भेजा उससे सवाल करेंगे। आजकल जो लोग धमकी दे रहे हैं नेता को कि बहुत दिन हो गया आपका तमाशा, बार बार आपने वोट मांगा इस काम के लिए कि ये ठीक हो जाएगा गांव की ये सड़क वो सड़क, अब हम आपसे पूछने नहीं जाएंगे, इंतजार करेंगे
फलाने नेता को मार डाला, तो भीड़ कोई गिरफ्तार नहीं होता। भीड़ लिखा है मतलब कोई आदमी नहीं, भीड़ ने मार डाला तो मान लो तो बात खत्म। और गाँव में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता कि लोग पहचान करके फिरेंगे किसने मारा। तो आजकल हर कोई डरा हुआ है। कुछ दिन पहले वाले चुनाव में जो देख रहे थे, इसके पीछे वाले में, जिस गांव में गया लोग झाड़ू डंडा लिए हुए नेता को दौड़ा दिए, भागना पड़ा, गाड़ी छोड़ के भागना पड़ा, ऐसे लोग उठे हुए। तो नेता में बोलने की बहुत अच्छी योग्यता है, कुछ समय बोल के लोगों को आकर्षित कर लेते, अपना काम निकाले चाहे वो। तो कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस था। और क्या है आगे, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है जो किसी के साथ घुले मिले नहीं, अपने आप से मतलब रखने वाला, सेल्फिश टाइप का एकदम आदमी हो, उसका ना कोई दोस्त हो, ना कोई साथी हो, ना परिवार में किसी से बातचीत करता हो, एकदम अकेला, तो कहते हैं उसमें इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, उसका किसी से रिलेशन अच्छा नहीं। तो याद रखिएगा, इंट्रा माने अकेला, आकार आ गया इंट्रा, इंटर रहेगा तो सबके साथ संबंध अच्छा है, लेकिन इंट्रा तो कहेंगे अकेला है, उसका किसी से, किसी दोस्त आदि चीज से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग साइको कहलाते हैं या सेल्फिश कहलाते हैं, उसका कोई दोस्त साथी नहीं होता, अपनी मर्जी से जो मन करता है करते हैं। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, हमारे जो माता पिता है, वो हमें ऐसा ही सिखाया। अगर आपके 4 दोस्त हो गए ना, तो गार्जियन रोज 2 बार 4 बार बहुत दोस्ती हो चल रही है, जब देखो तब इधर उधर भटक रहे, इस दोस्त के यहाँ है, उस दोस्त के यहाँ, पढ़ाई करो बैठ के घर पे। समाज से काट के, परिवार से काट के क्या बना देते हैं एक बर्नर वाला, एक रूम में वो कैद रहता है, उसको जो चाहिए है तुम दरवाजे से मांगना तुमको मिलेगा, रूम में बैठे और पढ़ाई करो। पता है ऐसे पागल गार्जियन मुझे नहीं मिलता है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है और बाद में उस बच्चे पर 100 तरह का ब्लेम करते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदार होता है, जॉब करने लगता है, कभी घर लौट के नहीं आता, किसी माँ बाप के बारे में नहीं पूछता, तो बैठ के गाली देंगे घर पे कि हमारा बेटा बदल गया, तो फलाना हो गया, तो नौकरी हो गई, तो ऐसा करने लगा। तुमने खुद उसे बनाया है ऐसा, तुमने ना अपने साथ उसे जोड़ के रखा, ना लोगों के साथ जोड़ के रखा, कहां से वो किसी का बनेगा। उसे अकेले की आदत थी, तब भी अकेला था और आज भी अकेला है, कमाएगा खाएगा चैन से रहेगा वहीं पे, उसको लोगों की आदत नहीं है। तो समाज में ऐसा थोड़ी है कि बच्चा एक मशीन है, आज आज मन किया तो ऐसे बना दिया, बड़ा होगा तो वैसे बन जाए, नहीं, बचपन से उसे जैसा बनाइएगा वो वैसा ही बनता है। आपने पूरे समाज से, हर आदमी से काट के, दोस्ती यारी सब खत्म करके, परिवार से लोगों में भी बातचीत नहीं कर सकता, एक टेबल पर एक लैंप और 4 किताबें देकर उसके जीवन को सीमित कर दिया, ये जाने बगैर कि वो क्या कर सकता है। तो लोग ऐसे अपने बच्चे को इंट्रापर्सनल बना देते हैं, और जब वो पूरी तरह बन जाता है और वैसा ही व्यवहार करने लगता है, तो बैठ के रोते हैं कि हमारा बेटा बदल गया, हमारे बच्चे बदल गए। आपने जैसा उसे बनाया वो बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि सोसाइटी नहीं जानती कि बच्चे के साथ क्या किया गया, सोसाइटी तो जो सुनती है, माँ बाप जो कहते हैं वही जानती है। माँ बाप सही कहे बच्चे के बारे में तो सोसाइटी सही जानेगी, माँ बाप गलत कहते हैं तो सोसाइटी गलत जानती है। लेकिन कोई उस बच्चे से नहीं पूछता कि उसने क्या झेला। अगर आज वो कमा रहा है, कहीं से वापस नहीं आ रहा है, अकेले रहता है, इसमें भी गार्जियंस की ही देन होती है। अगर उसे परिवार से लगाव या मोहब्बत होती तो वो हर कुछ दिन पर लौट के भाग के घर आता पहले कि माँ बाप के बगैर, भाई बहन के बगैर मन नहीं लग रहा है, चलते हैं घर, चलते हैं। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया घर गए। कुछ बच्चे कई कई साल से नहीं आ रहे हैं घर पे, क्या कारण है? वही है उसका अकेलापन, रहने की आदत लगा दी गई, इंट्रापर्सनल में वो चला गया। आज हम उसे सेल्फिश कहेंगे तो हम गलत है, वो गलत नहीं है। तो इंट्रापर्सनल वाले बच्चे की पहचान एकदम अलग थलग रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, सोसाइटी में किसी से बातचीत नहीं, अजीब किस्म की पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट टाइप का। इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है? सेल्फिश, कोई आदमी का नाम बताइए। सेल्फिश साइको तो समझ में आ रहा है,
कोई एक नाम बताइए जिसके बारे में आप ऐसा सुने होंगे। इस व्यक्ति की पहचान है या तो जीवन में बहुत ऊंचा जाता है या किसी लायक नहीं रह जाता अकेलेपन की वजह से। नाम लिख लीजिए। उसमें एक ही प्रमुख आदमी है जो अपने जीवन काल में वही बना रहा, लेकिन बाद में अंतिम समय में उसमें परिवर्तन आया। उस व्यक्ति का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। अकेले रहने की वजह से दुनिया से कभी मतलब नहीं रखा। इनकी एक आध दो कहानी आपको सुनाते हैं तब पता चलेगा कि कैसे व्यक्ति थे। हालांकि देश इन्हें जानती है, बहुत अच्छा आदमी, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया। दूसरा नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की भी विशेषता देखते होंगे, हमेशा क्रिकेट में अलग थलग रहना, बहुत डिस्कस नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करना, अपने से जूनियर खिलाड़ियों को बहुत बदतमीजी से बातचीत करते थे। तो उनको ये चीज था ना कि हम बहुत काबिल, बहुत बड़े हैं, हम उससे क्यों बात करने जाए, हम वहां पे क्यों जाए, ऐसी सोच थी। लेकिन बाद में जैसे उम्र के साथ परिवर्तन होता है, शुरू में बहुत खराब व्यवस्था थी। एपीजे अब्दुल कलाम के भाई के बारे में जानते हैं आप? उनके भाई का पता नहीं क्या नाम था। तमिलनाडु में जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं, उस गांव में उनके बड़े भाई छाता बनाने का काम करते थे, बेचने का नहीं। एक छोटा सा मजदूर जो कहीं छोटी सी गुमटी या दुकान लेकर लोगों के छाता का मरम्मत करते थे। ये राष्ट्रपति रहे तब भी वो मरम्मत ही करते थे। ऐसा कोई परिवार वाला आदमी होगा कि जिसके पास 1000, 2000, 5000, 10,000, 1,00,000 रुपए ना हो कि अपने भाई को देकर ये कहे कि तुम अपने दुकान को या चीजों को अच्छा बना लो। नहीं, कोई मतलब नहीं था। वो कहते थे कि भाई जिस लायक है वो काम कर रहा है, मैं जिस लायक हूं वो काम कर रहा हूं। अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब कभी नहीं रखा। इनकी लेबोरेटरी में काम करने की वजह से महीने और साल कब बीत जाते थे इनको पता नहीं। कभी कभी ये पूछते थे कि कौन सा महीना चल रहा है अपने वर्कर से। अपने काम में इतना लीन आदमी की दुनिया की कोई फिक्र नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्त साथी नहीं। कभी सुना है एपीजे अब्दुल कलाम के फलाने दोस्त ने? कभी नहीं। तो राष्ट्रपति बन गए तो लोगों से थोड़ा बहुत उनका इंटरेक्शन होने लगा। अगर ये साइंटिस्ट रह जाते तो वैसे ही मर भी जाते, पता भी नहीं चलता। राष्ट्रपति बन गए, सभा में सम्मेलन में लोगों से मिलने जुलने लगे, तब लोगों ने इनके बारे में समझा जाना। नहीं तो इनको ये अवसर भी मन नहीं था मिलने का। राष्ट्रपति कोई नहीं बना था तो मिलते भी नहीं किसी से, देश दुनिया भी नहीं जाते। इनके जो परिवार के लोग थे, जब ये साइंटिस्ट थे उस दौरान, परिवार के लोगों ने, होता नहीं है कि उम्र ज्यादा हो रही है भाई, जीवन जीना है, तो शादी वादी करने की बात किए। तो ये अपने काम में मगन थे, परिवार वाले आए तो बोले कि हाँ जो करना है आप लोग कीजिए, नो प्रॉब्लम। कहा कि अभी जाती है कि ज्यादा देर बातचीत मत कीजिए, टाइम नहीं। वो बोले कि इस तरह का सारा चीज हम सोच रहे हैं, डिस्कस करना है। बोले आप जो सोच रहे हैं वो कीजिए, टेंशन मत लीजिए। इनका मतलब होता ना, लेन देन हो गया, वो अंगूठी का एक्सचेंज भी एक दूसरे से हो गया, मतलब आके पहुंचा के शादी का डेट रखा गया, कागज छप गया, सारा चीज हो गया। और इनको फोन आता था तो बोलते मैं पहुंच जाऊंगा, शादी से पहले मैं आ जाऊंगा। कहते कहते शादी का डेट पार कर गया। किसी छुट्टी में समय देखकर इनकी शादी रखी गई थी और छुट्टी का समय पार कर गया। तो जो इनके को वर्कर्स थे, ये लेबोरेटरी में ही रह गए, इनको पता ही नहीं चला कि कब मेरी शादी थी। जो इनके को वर्कर्स आए, वो आते ही सबसे पहले उनको देखा तो देख के बधाई दिया। 4-5 दिन छुट्टी थी उधर और लगता है कि शादी से जल्दी आ गए, तो उन्होंने उनको बधाई दी, शादी मुबारक हो आपको। बोला शादी किसकी शादी? सर आपकी शादी थी 3 तारीख को। बोले आज कितनी तारीख है? 6 तारीख। ओह माय गॉड, 6 तारीख लेबोरेटरी से बाहर गए ही नहीं। ऐसा आदमी कि जिसको दुनिया की कभी कोई फिक्र ही नहीं थी, शादी टूट गई, खत्म हो गई। वो शादी फिर दूसरे से, जिस लड़की से होना था उसकी किसी और से हो गई। और उस लड़की ने डिसीजन लिया कि जिस आदमी को अपनी शादी याद नहीं, उस बात की क्या गारंटी है कि शादी करने के बाद पत्नी याद रहे? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। तो शादी के दिन मंडप में बैठे हुए किसी और व्यक्ति ने शादी की इच्छा जताई
और उसी से उसी मंडप में उसकी शादी कर दी गई, और उनके परिवार वाले कोई कुछ नहीं कर पाए। कैसे करेंगे? जब कमी अपने अंदर हो तो किसी को बोलने क्यों जाएंगे? और ये लेबोरेटरी के ही होकर रह गए। इनके परिवार के लोगों ने इनको ऐसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर किया, अखबार बेच के, मजदूरी करके, थोड़ा बहुत पैसे अर्न करके, पढ़ाई में लगा के कैसे जिंदगी गुजारी कोई नहीं जानता। घर भी नहीं जाते थे। जब से समझदार हो गए, किशोरावस्था में प्रवेश कर गए 13-14 साल, तब से वो कभी घर नहीं गए। स्कूल, कॉलेज, उसके अपने हॉस्टल्स, उसके अपने लेबोरेटरी, बस उसी में उनकी जिंदगी बीत गई। और देखते देखते दुनिया के बड़े साइंटिस्ट में अपना नाम दर्ज करा दिया। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रापर्सनल का ही। एक तो जीवन में बहुत ऊंचा गया, वो समझ में आया। एक इसी पटना में पत्थर मारते हुए और हवा में देख देख के हंसते हुए आदमी भी देखे होंगे। देखे हैं? फटे चिटे कपड़े, अंकर पत्थर मारते रहता है, हवा में देख देख के बातचीत करता है, हंसता है। वो भी यही है। ये सामान्य आदमी नहीं होता, या तो लाइफ में बहुत ऊपर अगर सही गाइडेंस मिल गया तो, या बहुत नीचे पागलों की स्थिति। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, अलग थलग अकेले सा रहने वाला आदमी। तो दो एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसी को इंट्रा कहते हैं। आप किसी को बनाना चाहेंगे अकेले रहने वाला? आप किसी को बनाना चाहेंगे सबको छोड़ छाड़ के तुम सिर्फ पढ़ाई करो, रूम में बंद रहो, तुमको आईआईटी देना है, बहुत पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे 15 घंटे? नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले आदमी को जीवन में सफल होते हुए कभी नहीं देखा है। वैसे मुझे लगता था कि ये आदमी बहुत पढ़ता है और आज के डेट में बहुत सफल हुए जीवन में, मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। जो सच में सफल होता है वो कहता है कि बहुत ज्यादा देर थोड़ी पढ़ा जाता है, जितनी जरूरत है उतनी पढ़ते हैं, वही उसकी सफलता का राज है। कहते हैं कि लाइफ में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में 3 फेज बना लीजिए लाइफ का, 8-8 घंटे का। 3 फेज से ज्यादा जरूरत नहीं होती। 8 घंटे सोइए, सोना बहुत जरूरी है। आपके अच्छे स्वस्थ और अच्छे दिमाग के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को देखते हैं बच्चों को 9, 10, 11, 12 में मुर्गा मुर्गी की तरह सुबह 3-4 बजे उठ जाएंगे और खूब पढ़ेंगे, रटेंगे और 7 बजे तक ऐसे झूलते रहेंगे। क्या फायदा? दिन में 2 बार सो गए उठ के। सो के उठने का मतलब है दोबारा नींद नहीं आनी चाहिए। अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में दोबारा नींद आ रही है, आपका शरीर ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा, क्योंकि आप शरीर को प्रॉपर आराम नहीं दे रहे हैं। तो 7 से 8 घंटा सोने में लगाइए, भरपूर सोइए। आदमी का कोई रूटीन नहीं होना चाहिए कि 5 बजे 6 बजे उठता है, हम जब उठेंगे उसके बाद नहीं सोते हैं, और उससे मेरा कोई काम भी डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे आपको 8 बजे कोई काम है, क्लास आना है, आप 10 बजे सो के उठते हैं तो प्रॉब्लम है। छुट्टी के दिन में आप 10 बजे उठे, कोई काम नहीं था, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाकी दिन ऐसे टाइम से सोइए कि 7-8 घंटा पूरा हो जाए और आप उस समय तक उठ जाए। ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे कम सोइएगा इस उम्र में तो नुकसान है। बूढ़े हो जाइएगा ना, 4 घंटा नींद नहीं आती है 24 घंटे में। रात को कोई जाता है तब भी बूढ़े लोग बोलते हैं कौन है, किसी रात को गुजरी है उनके अगल बगल से, पूरी रात जगे रहते हैं, पता नहीं उनको नींद ही नहीं आती। तो ये उम्र भी सोने का है, सो लीजिए। कौन इतना मेहनत कर रहा है आज? 8 घंटे सोना, इससे कम मत सोइए। 8 घंटा पढ़ाइए, कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज, सारा चीज मिला जुला के 8 घंटा पढ़िए बस। 4 घंटा अगर कॉलेज जाते हैं तो घर आके 4 घंटा पढ़ेंगे। 3-4 घंटा कोचिंग करते हैं तो 3 ही 4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इतना पढ़ते हुए लोग IAS IPS बन जाता है। 8 घंटा पढ़ाई जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है, काफी होता है इतना। और 8 घंटा क्या कीजिए, अपनी लाइफ को आप जैसे एंजॉय करना चाहते हैं वो कीजिए। आप बोर हो गए हैं सारे काम से, आपका मन कर रहा है कि गाना बजाए और खाना बनाए, कीजिए। 1 घंटा खाना बनाइए, गाना वाना सुनिए, फिल्में देखिए, क्रिकेट खेलने जाना है 2-4 घंटे वो खेलिए, दोस्तों के साथ चाय टपरी, नाश्ता पानी, समोसा, जो करना है कीजिए। इस 8 घंटे में आपके बाकी सारे काम
कपड़ा वपड़ा धोना कभी हफ्ते में एक बार, घर की सफाई कर लेना, खाना बनाना अपने लिए, दोस्तों से बातचीत कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ते में कभी मूवी देखने चले गए, इसी 8 घंटे में है वो भी। लेकिन इन दो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो आदमी 8 घंटा से ज्यादा लीजर टाइम का यूज करता है वो बुरा होता है कि इतना समय दिया फिर भी तुम्हें घट गया। लीजर टाइम का यूज करना काफी है। मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब चलेगा, 8 घंटा बहुत होता है। ब्रेक कर करके कीजिए। हफ्ते में आप कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं 2-4-5 घंटा, रोज शाम को दोस्तों के साथ निकलते हैं, सब चलेगा, एवरीथिंग पॉसिबल। लेकिन ये सोना, पढ़ाई और इंजॉयमेंट सबका एक रेशियो फिक्स है। 24 घंटे में आप ये रूटीन जिएगा, दुनिया में जो बनना चाहते हैं बन जाइएगा। लेकिन इतना टेंशन प्रेशर लेके लाइफ में कुछ बनने नहीं वाले हैं। हर चीज को बस तरीके से गुजारना है। लोग दूसरे से पूछते हैं कि आपका पढ़ने का रूटीन क्या था। उसके पढ़ने की रूटीन जो भी थी उससे मुझे क्या मतलब। मेरा रूटीन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि हम दूसरे के हिसाब से रूटीन बनाएंगे। अपनी रूटीन हम लोगों को खुद बनानी चाहिए। और लाइफ में रूटीन नहीं होता, मन करेगा तो पढ़ेंगे। 8 घंटा पढ़ाई के समय है ना, खेलते कूद रहे हैं, जब मन करेगा तो पढ़ेंगे। मन से पढ़ाई करते हैं तो दिल और दिमाग दोनों में लगता है। और जो लोग जबरदस्ती पन्ना उलटते हैं, टाइम देके 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा आज, ऐसे ही उलट रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई दिल दिमाग में नहीं लगती है। तो आप अपने बच्चे को इंट्रा पर्सनल मत बनाइए कि 16 घंटे पढ़ाई करो, 17 घंटे खाओ पियो और सो, उसी रूम में रहना है। इंट्रा पर्सनल नहीं चाहिए। इंट्रा पर्सनल चाहिए जो सबके साथ लाइफ को बहुत बैलेंस करके मिलजुल के जीता है। क्लियर हो गया? लॉकडाउन में सबसे खुशनसीब आदमी कौन था पता है? ये लोग, जिसका अपना कोई दोस्त था, जिसको जब वो बोर होता था तो फोन करता था, तुम्हारे यहाँ कैसे चल रहा है यार, हम बहुत परेशान हो गए हैं, मन नहीं लग रहा है एकदम। अकेले वाले लोग ना किसी को कॉल कर सकते, कोई दोस्त है ना कोई अपना जानने वाला साथी, फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लिया। एक रूम में रहे रहे बंद हुए हुए सुसाइड कर लिए ऐसे लोग, बहुत से सुसाइड केस मिले। फ्रस्ट्रेशन, उसके अकेलेपन की वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। जब कोई दोस्त होता है ना, कोई दूसरा आदमी कहता है यार लग रहा है कि अब मर ही जाए, जिंदगी में कुछ करने लगे, बता ले के जूता इतना मारेंगे ना, मरने का ख्याल गायब हो जाएगा। दूसरा दोस्त क्या कहता है, मारेंगे इतना कि होश ठीक हो जाए, क्या चाहिए तुमको, बोलो, मर जाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आया तुम्हारे साथ है, दुनिया सबके साथ अभी दुनिया में हो रहा है। उसको खूब समझाता है, बोलता है, डांटता है, फिर वो लाइन पे आ जाता है। इसको समझाने वाला कोई नहीं था, कोई दोस्त ही नहीं था जीवन में। इतना फ्रस्ट्रेट हुआ अपने बिजनेस, काम, चीजों की वजह से पागल हो गया, सुसाइड करके मर गया। इस डर की वजह से कि हमको कोरोना हो गया, सर्दी खांसी भी हुआ तो कोरोना के डर से खुद सुसाइड लगा कर मर गया। कुछ लोगों ने टेस्ट कराया, उसका रिपोर्ट गलत आ गया कि पॉजिटिव है, उससे सुसाइड कर लिया। 2 दिन बाद आ रहा कि नहीं था। पटना एम्स का केस है, उसी में अपने रूम में ही फांसी लगा के वो मर गया। तब तक रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है दूसरी, जिसमें लिखता है कि बाय मिस्टेक पॉजिटिव लिखा गया था, और तब तक वो गुजर चुका है। अब वो इसकी आत्मा अगल बगल होगी तो सोच रहा होगा इस डॉक्टर को हम छोड़ेंगे नहीं। क्या मिला, उस अकेलेपन ने उसे मार डाला। आदमी को कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले क्या करता है, परिवार और दोस्तों के पास कॉल करता है, यार देखो ना हम तो पॉजिटिव हो गए। दोस्त क्या कहता है, घबराओ मत, आ रहे हैं हम रहेंगे वहां, 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुमको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं हम आ रहे हैं। जिसका कोई नहीं हो वो अकेले सोच सोच के घुट घुट के मर जाता है। हम नहीं चाहते कि जीवन में कोई ये बने, हमको एपीजे अब्दुल कलाम नहीं चाहिए। अगर हजारों में 2-4 आदमी बहुत जीवन में अच्छा कर जाए तो उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो किसी को भी इंट्रापर्सनल मत बनाओ। अगर वो बन भी रहा है या उसके गार्जियन उसे ऐसा बनने पर दबाव दे रहे हैं तो बताइए कि ये बच्चा आगे चल के आपका नहीं होगा। सबसे पहले तो गार्जियन का ही नहीं होता है, वो एक बार निकल गया कभी लौट के नहीं आएगा। कौन माँ बाप, कौन भाई बहन, कोई मतलब नहीं। और बातचीत ऐसे मतलब रूड तरीके से करेगा कि गार्जियन बाद में बैठ के सिर्फ रोएगा कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया। हुआ नहीं, आपने बना दिया है उसको, मत बनाइए।
इसके बाद आते हैं बॉडीली कैनेस्थेटिक पर। इंटर और इंट्रा बहुत ध्यान से समझने की चीज थी, मैंने एक एक पार्ट समझा दिया। बॉडीली कैनेस्थेटिक मतलब जो अपने शरीर के गति का प्रयोग करके अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। जैसे जितने खिलाड़ी होते हैं, चाहे किसी सेक्शन का खिलाड़ी हो, बॉडी का प्रयोग करके अपना इंटेलिजेंस दिखाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, होता ना बैट बॉल, बॉडी मूवमेंट के बिना क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते। जो भाला फेंका वो बॉडीली कैनेस्थेटिक में आता है। जो ताइक्वांडो, जूडो, कराटे ये सब सीखता है, फाइट करता है, वो सब भी इसी में आते हैं। तो जितने भी आउटडोर गेम प्लेयर्स होते हैं, आउटडोर में जाके खेलते हैं, वो सब ऐसा नहीं कि बैठ कर लूडो खेल रहे हो कहेंगे कि बॉडीली कैनेस्थेटिक में आते हैं। बॉडी का उपयोग होना चाहिए वहां, दौड़ भाग उछल कूद, तो समझिए बॉडी कैनेस्थेटिक। तो इसमें खिलाड़ी आते हैं, प्लेयर्स, फुटबॉल के प्लेयर्स होंगे, क्रिकेट के, हॉकी के, तो कोई भी खिलाड़ी जो बॉडी का यूज कर रहा हो, जिम्नाजियम करने वाला हो, योगा करने वाला हो, वो सब इसी में आते हैं। लिख लीजिए, दो चार नाम लिख लीजिए ताकि पता चले। क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी, हॉकी, डांसर भी आ जाएंगे। बॉडी का उपयोग होना चाहिए, वो सब आ जाएंगे। स्विमर, स्विमिंग करने वाला भी, जूडो कराटे वाले भी, काफी है। आगे आ जाते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, जिसमें नेचर की बहुत अच्छी समझ हो, प्रकृति की जो समझ रखता हूं। ऐसे कौन से व्यक्ति है जो प्रकृति को बहुत अच्छा समझते हैं? सबसे पहला किसान। प्रकृति को किसान से बेहतर कौन समझता है? उसकी मिट्टी कैसी है, उसके फसल कैसे हैं, मौसम के हालात कैसे हैं, फसल कैसा होगा, सब कुछ वो पहले से जानता समझता है। तो इसमें नाम लिख लेंगे सबसे पहला किसान। वो जो खुदाई उदाई करते हैं लोग जमीन की, उसमें पता करने के लिए कि अंदर क्या है, उसको क्या बोलते हैं? खुदाई करने वाले को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री में कुछ नाम होता है ना, पुरातत्ववेत्ता, पुरातात्विक खोज करने वाला, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट लिख लीजिए। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ही होता है, क्या बोलते हैं उसको, खुदाई करने वाला लिख सकते हैं। जो जमीनों को खोदता है, उसके अंदर के खनिज लवण चीजों के बारे में पता लगाता है। मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक भी इसी में आते हैं। भू वैज्ञानिक भी आएंगे, वनस्पति वैज्ञानिक भी आएंगे, और जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी टाइप के, उनको क्या कहा जाता है? और कोई नाम है पूछ रहे हैं? आदिवासी लिख लीजिए। जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, उनमें भी नेचर की बहुत अच्छी समझ होती है। इतना से समझ में आ जाएगा कि जिसको नेचर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत अच्छी समझ हो, वो सब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। और ये कहां हो रहा है पता नहीं चल रहा है, कहां काम हो रहा है ये? लास्ट वाला लिखेंगे एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, अस्तित्ववादी बुद्धि। एग्जिस्टेंशियलिस्टिक, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्व का मतलब जो चीजें हमारी आंखों से नजर आ रहा है, एग्जिस्ट करता है, उसी को मानेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। जो अस्तित्व में है, हमारे सामने मौजूद है, वो सब मेरे लिए सही है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। अगर इनसे पूछे कि क्या भगवान होते हैं, तो कहता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं, ना उसका कोई रूप होता है, ना कोई आकार, तो उसको क्यों माने?
ये अस्तित्व की बात करते हैं। जो चीज एग्जिस्ट करता है वही मेरे लिए काफी है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी चर्चा नहीं करते। इसका मानने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो नास्तिक होते हैं, किसी धर्म में यकीन नहीं, किसी गॉड में यकीन नहीं करते, ऐसे लोगों को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग। जो एग्जिस्ट करता है, आप हमारे सामने हैं, आप मेरे लिए सब कुछ है। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए क्यों मारा मारी? तो हम पूरी तरह डिनाई भी तो नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, और ईश्वर है अगर तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन हमने कभी देखा नहीं, कभी किसी ने ईश्वर को देखा? अस्तित्ववादी लोग और हमारा धर्म दर्शन हम जो अपने धर्म के प्रति अपने दर्शन को अपना के रखे हैं, अपनी सोच को, वो कुछ इस प्रकार है कि हम देवी देवता पैगंबर पीर और ऐसी चीजों में इतना ज्यादा यकीन करते हैं कि वास्तविक भगवान से कोई संपर्क ही नहीं है हमारा। जो ईश्वर है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, उसको कभी आज तक किसी ने देखा नहीं, क्योंकि धार्मिक रूप से उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगर आप धार्मिक किताब पढ़ते होंगे तब की बात कर रहे हैं, भगवान शिव, इनकी बातें सभी धर्मों से रिलेट कैसे की जाती है समझिए। इनके बारे में सबसे पहला लाइन लिखा और कहा जाता है कि आदि भी वही अंत भी वही। सुना है ऐसा कभी? आप क्या पढ़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सुनिएगा। आदि भी वही, वही मतलब शिव, अंत भी वही। तुम्हें जहां तक नजर आ रही है वो सब वही है, और तुम जो नहीं देख सकते वहां भी वही है। मतलब मेरी आंखें जहां तक देख सकती है, ग्रह उपग्रह, आसमान में तारे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, हमारी आंखें वहां तक देख सकती है, वहां तक वही है। लेकिन उसके आगे क्या है वो हमारी आंखें नहीं देख सकती है। चांद का एक हिस्सा नजर आता है, पिछला नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि पीछे कुछ नहीं है, हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। तो जहां तक दिख रहा है वही है, और जहां तक हम नहीं देख सकते वहां भी वही है। ईश्वर निराकार है। सुना है कि नहीं सुना है ये सब? ईश्वर क्या है? निराकार का मतलब नो शेप, जिसका कोई आकार न हो। लेकिन हम जिस भगवान को मानते हैं उन सबका कोई ना कोई आकार है, कोई स्वरूप है। तो सही कहां है? हम जो मानते हैं वो सही है, या हमारी जो धार्मिक किताबें कहती है वो सही है? किस चीज को माना जाए? जब ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो शक्ति है, एक ताकत है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, ये भी सही नहीं है। ईश्वर की ताकत हर कोने में मौजूद है, ताकत, ईश्वर नहीं है हर जगह। ईश्वर की ताकत हर जगह मौजूद है, वो जब जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास ऐसी ताकत है। तो जब सब कुछ ऐसा है तो फिर हम कहां हैं, या हम किस चीज को जान रहे हैं? हम पीर में यकीन करते हैं, पैगंबर में यकीन करते हैं, मुर्शिद में यकीन करते हैं, देवी देवताओं में यकीन करते हैं। क्यों? जबकि भगवान तो यहां है, और जब ये यहां है तो इसका कोई स्वरूप, कोई आकार नहीं है। तो जब आकार नहीं है तो हम उसकी पूजा करें, या कोई एक आकार बना के हम गलत पूजा करें? ये भी तो एक परेशानी की बात है। समस्या है अपनी सोच में। अगर वाकई ईश्वर को मानते, धार्मिक चीजों के बारे में अध्ययन करते, तो हमें लगता है कि अस्तित्व पर पहले फोकस करना है,
ईश्वर ने इंसानों को बनाया और एक दूसरे से जोड़ा और कहा कि तुम ही एक दूसरे के सहारा हो, तुम्हें हर बात के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जो तुमसे ना हो पाए तब तो हम हैं। कहा जाता है कि संगठन में बहुत ताकत होती है, इंसान अगर मिल कर रहे तो दुनिया में किसी को किसी से कोई समस्या नहीं और सब कोई खुशहाल जीवन जिएगा। लेकिन अगर अलग अलग जिए तो बहुत सारी मुश्किल आएगी और कोई खुश नहीं रह पाएगा। तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सही है कि हम सही हैं। आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं कि हम किसी गॉड को मान के यकीन करेंगे, सुपर पावर। उसको जाके बोल के बंद कराना होगा कि क्लास चलते रहता है इस दौरान काम ना करे। अब कुछ बोले तो बता दीजिए। सुपर पावर एक होता है, एक सुप्रीम पावर होता है जिससे ऊपर कुछ नहीं। जो सुप्रीम पावर है ये है गॉड। और सुपर पावर, गॉड ने जिनको पावर देकर धरती पर भेजा कि आप इन चीजों को फैलाइए, अच्छाई लेके जाइए, या तो आप उन्हें देवी देवता कह ले या आप उन्हें पैगंबर कह ले। जैसे जितने भी लोग हैं पैदा हुए, आए और उन्होंने धार्मिक की जो विशेष बातें हैं वो लोगों के बीच फैलाया, लोगों को पसंद आया तो उसको ज्वाइन किया, लोगों ने उनकी बातों को माना। अलग अलग समय में अलग अलग धार्मिक किताबें लिखी गई जिसमें गीता भी काफी प्रमुख आता है। गीता मतलब जीवन का सार, आपको जिंदगी कैसे जीना है यही चीज गीता में लिखा हुआ। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग इसके बताए हुए रास्तों पर चलकर वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं? शायद कोई नहीं, बहुत रेयर। लोग कहते हैं आप क्या साधु संत बन जाए? इंसान ही बनिए ना, पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई कीजिए जीवन में, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। तो सच माने तो इंसान अगर अपने आप को धार्मिक अगर कोई कह रहा है जबरदस्ती, तो सबसे बड़ा अधर्मी वही है, क्योंकि उसने धर्म को समझा ही नहीं कभी। तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कस भी मत कीजिएगा जो अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक बताए और उस धर्म का हवाला देकर आपको कुछ गलत काम करने को बोले। वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, अधर्मी कहते हैं ऐसे लोगों को, उसका कोई धर्म नहीं है। और वही लाखों करोड़ों लोगों को गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उसे दो बातें पूछी जाती है तो जानकारी नहीं है, सब कुछ मानेंगे, सब सही करेंगे, लेकिन ईश्वर ने हर आदमी को सोचने और समझने की क्षमता दी है। आप सोचिए, समझिए और डिसीजन लीजिए। आप पर कोई चीज थोपा नहीं जाएगा, आप रोबोट नहीं है। तो तर्क करने की जो क्षमता इंसानों में ईश्वर ने दी है, इसीलिए कि हर बात के लिए मेरे पास मत आओ, सोचो समझो, सही गलत को परखो और तब अपनाओ। तो यही सब बातें हैं जो अस्तित्व से जुड़ी है। अस्तित्व में ईश्वर की शक्ति यानी सुप्रीम पावर का भी अस्तित्व है। वो जो चाहे धरती पर कर सकता है, धरती पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में जो चाहे कर सकता है। इतनी ताकत, इतनी क्षमता, लेकिन उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप उसे कभी देख नहीं पाएंगे। तो ये था इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। गार्डनर भी आज समाप्त हो गए। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब चलेंगे 150 प्रकार की ओर, 180। कल उसको पूरा कर देंगे हम।